नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम जो है सामान्य हिंदी के एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपकी जो है आने वाली परीक्षाएँ, चाहे वो SSC की तैयारी कर रहे हो, बैंक की, रेलवे और पुलिस इत्यादि और दोस्तों टीचर्स एग्ज़ाम से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही लाभकारी साबित होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़ें और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के दोस्तों आप प्रश्नोत्तरी देख सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी को। प्रश्नोत्तरी क्रमांक 8। तो दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी हमने जो है 7 प्रश्नोत्तरी डाल दी हैं दोस्तों, इन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देखते हैं। दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे। इसके दोस्तों हमने प्रश्न क्रमांक 1 से 25 तक के प्रश्नों को दोस्तों हमने पार्ट 1 में डाल दिया है। आज दोस्तों हम इसके प्रश्न क्रमांक 26 से लेकर के बाद के प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 26 में क्या पूछा है। प्रश्न क्रमांक 26 में पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा जो है विराम चिन्ह नहीं है। दोस्तों सामान्य हिंदी हर एग्ज़ाम में दोस्तों 15 से 20 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे वो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें बताना कौन सा विराम चिन्ह नहीं है। निर्देशक, दूसरा दोस्तों लाघव, उपदेशक और विवरण। तो दोस्तों जो विराम चिन्ह होते हैं वो दोस्तों सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों निर्देशक, लाघव और विवरण दोस्तों तीनों ही विराम चिन्ह है, जबकि दोस्तों उपदेशक जो है विराम चिन्ह के अंतर्गत नहीं आता। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 27 में पूछा, मनगढ़ंत का सही सामाजिक विग्रह क्या होगा। दोस्तों मनगढ़ंत का विग्रह बनाना है। तो दोस्तों इसका सामाजिक दोस्तों समाज जो है दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं और समाज में दोस्तों 2 पदों का मेल होता है, जबकि संधि में 2 वर्णों का मेल होता है। तो दोस्तों इसका जो है विग्रह बताना है, मनगढ़ंत में सही सामाजिक विग्रह क्या होगा। मन के लिए गढ़ा, मन से गढ़ा, मन पर गढ़ा और मन को गढ़ा। तो दोस्तों इसका जो सही विग्रह होगा वो होगा मन से गढ़ा। इसका राइट आंसर दोस्तों होगा मन से गढ़ा। राइट आंसर दोस्तों बी है दोस्तों। और इसमें जो समाज होगा दोस्तों से विभक्ति का लोप हो रहा है दोस्तों इसमें। तो से विभक्ति दोस्तों कर्ता ने कर्म को करण से, तो से विभक्ति हो रही है दोस्तों। तो इसमें जो है करण तत्पुरुष में, तत्पुरुष के अंतर्गत करण तत्पुरुष में आएगा दोस्तों ये। इसके बाद निम्नलिखित में शुद्ध भाग कौन सा है। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया और उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। तो दोस्तों बताना है इसमें कौन सा जो है शुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों इसमें जो है इसका राइट आंसर दोस्तों डी है, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। इसके बाद है दोस्तों प्रश्न 29 में देखते हैं, किस वाक्य की क्रिया की संभावनार्थक वृद्धि संभावृत्ति का प्रयोग होता है। लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, अध्ययन करने वाले छात्र अच्छे अंक प्राप्त करता है, बालक घर जा चुका है, 2 और 2 मिलकर के 4 होते हैं। तो दोस्तों इसमें बताना संभावनार्थक, जिसमें दोस्तों संभावना दी गई हो। तो दोस्तों लगता है आज इस बार अच्छी बरसात होगी। तो दोस्तों इसमें संभावना व्यक्त की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 30वां देखते हैं दोस्तों, डिसबर्सिंग अथॉरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द बताना है। वितरण अधिकारी, संवितरण प्राधिकारी, वितरण प्राधिकारी और संवितरण अधिकारी। तो दोस्तों जो डिसबर्सिंग अथॉरिटी का जो सही अर्थ है दोस्तों वो है हमारा संवितरण प्राधिकारी, संवितरण प्राधिकारी। इसका राइट आंसर दोस्तों है। इसके बाद भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। दोस्तों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों वो होती है हमारी वर्ण। वर्ण को दोस्तों अक्षर भी कहा जाता है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें दोस्तों। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लें। और वर्ण को अक्षर कहा जाता है बच्चों। वर्ण से जो है शब्द बनता है, वर्ण से क्या बनता है शब्द, और शब्द से दोस्तों पद बनता है और पद से बनता है दोस्तों आप याद रखें वाक्य। तो दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्ण को अक्षर कहा जाता है। वर्ण
से मिलकर के दोस्तों शब्द बनता है, और जब शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो दोस्तों वो पद कहलाता है, और इसके बाद जो है पद से मिलकर के क्या बनता है, वाक्य। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों वर्ण होती है, या इसी को अक्षर भी कहा जाता है। इसको आप अच्छी तरह याद रखें, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगला पूछा गया है कि पृथ्वीराज महाकाव्य के रचयिता कौन है। बच्चों बताना, पृथ्वीराज महाकाव्य के रचयिता, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये हिंदी साहित्य का प्रश्न है, वो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता है दोस्तों। ये आदिकाल से संबंधित प्रश्न है, और ये पृथ्वीराज महाकाव्यों के रचयिता बताना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन, हेमचंद, चंद्रवरदाई, परमाल और अमीर खुसरो। बच्चों इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से याद रख लें, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचनाकार दोस्तों हैं वो है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई दोस्तों पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे, और उन्होंने पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की रचना की थी दोस्तों। पृथ्वीराज महाकाव्य में 69 सर्ग हैं। सर्ग का दोस्तों अर्थ होता है अध्याय, 69 अध्याय हैं दोस्तों, और ये आदिकाल की महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों, और इसके लेखक हैं चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई दोस्तों और पृथ्वीराज दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था, और दोस्तों दोनों की मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी। इतिहास में ये घटना दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध घटना है। मधुशाला के रचयिता कौन है। प्रश्न क्रमांक 33 में पूछा गया है दोस्तों, मधुशाला के रचयिता कौन है। माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन और राम नरेश त्रिपाठी। तो दोस्तों ये मधुशाला की जो रचयिता हैं दोस्तों वो है हरिवंश राय बच्चन। दोस्तों हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक कवि कहा जाता है दोस्तों, हालावाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। और दोस्तों हालावाद छायावाद के अंतर्गत ही दोस्तों आता है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। और इनकी अन्य रचनाएँ हैं मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण। और दोस्तों इनकी एक आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा है। इसके जो है उन्होंने 4 खंड किए हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। ये दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण आत्मकथा है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 34 में पूछा बाघ के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना। दोस्तों बताना बाघ में किस जगह गलती है। तो बताना दोस्तों, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ जो बताना है इसमें, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने। तो दोस्तों खरीदने का प्रयोग जो दोस्तों दिया है, लीची खरीदने की जगह खरीदने का प्रयोग होगा। तो दोस्तों इसमें जो त्रुटि रहे जो भाग है वो है भाग सी, खरीदने की जगह दोस्तों खरीदनी होगा। तो दोस्तों 34 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है सी। इसमें आप दोस्तों राइट आंसर लगा लें। इसके बाद नीचे दिए गए विकल्प में 1 से 1 और 6 की निश्चित संख्या दी गई है। इनके बीच में आने वाले अंश या, रा, ला, वा को उचित क्रम में लगाइए, जिससे कि सही वाक्य का निर्माण हो सके। तो दोस्तों दिया है तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात। इसके बाद दोस्तों इनको सेंटेंस को क्रम से लगाना है। तो इसका दोस्तों तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात दोस्तों इसके बाद आएगा आपका काशी में रहने के पश्चात कहाँ गए। वह कभी कभी चित्रकूट में चले जाते थे। रामचरित कहते उन्होंने अयोध्या चले गए, उन्होंने रामचरितमानस लिखा, पुस्तकें लिखी, विनय पत्रिका, गीतावली। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो इस तरह होगा। 35 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा सी। अब सी के अंतर्गत देखते हैं दोस्तों, तुलसीदास कई वर्षों तक काशी में रहने के बाद अयोध्या चले गए, वहाँ उन्होंने रामचरितमानस लिखा। इसके बाद दोस्तों वह कभी कभी काशी और चित्रकूट भी चले गए। इसके बाद रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने अन्य पुस्तकें लिखी, जिनमें विनय पत्रिका, गीतावली है। तो दोस्तों इस तरह इसका ला, या, रा, वा तो उसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे के दिए गए शब्दों के अर्थ बताना। अमूल और अमूल्य का दोस्तों में का अर्थ बताना है। जड़ रहित, जकड़ रहित, कीमत, जाल रहित, कीमती, जड़ रहित, कीमती और जल रहित, कीमती। तो दोस्तों जो अमूल का मतलब होता है जो जड़ रहित हो, क्या हो दोस्तों, जड़ रहित। और अमूल का मतलब है जिसका मूल आंका ना जा सके। तो इसका मतलब अमूल का मतलब होता है जिसमें जड़ ना हो। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर दोस्तों सी है। इसी में दिया है दोस्तों जड़ रहित, और अमूल्य का मतलब होता है कीमती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, अमूल और अमूल्य में अंतर।
इसके बाद दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 37वां देखते हैं, आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 37 में आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों जो आश्रित उपवाक्य होता है उसके 3 भेद होते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों डी। अब दोस्तों ये 3 भेद कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों जो आश्रित उपवाक्य 3 होते हैं, संज्ञा उपवाक्य होता है, दूसरा दोस्तों होता है विशेषण उपवाक्य और तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये 3 आश्रित उपवाक्य के भेद होते हैं। निम्नलिखित तो कौन सा देशज शब्द है। दोस्तों अक्सर देशज शब्द पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों उसमें एक देशज शब्द भी आता है। तो बताना दोस्तों कौन सा शब्द देशज शब्द है। तो दोस्तों देशज शब्द के अंतर्गत बताना है कौन सा। तो दोस्तों जूता शब्द एक देशज शब्द है। देशज का अर्थ होता है दोस्तों देश प्लस जा, अर्थात देश में जा का मतलब होता है उत्पन्न, अर्थात ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों लोटा, खिड़की, डिबिया, चिड़िया, गमछा, ये सब दोस्तों देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। जालक का तद्भव क्या है। जालक का तद्भव, तो दोस्तों जालक का जो तद्भव बताना है तो 4 ऑप्शन, झरोखा, चालक, झलक और नालक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जालक का तद्भव शब्द है झरोखा। इसके बाद जो है एक तत्सम शब्द बताना दोस्तों, अनहित, विनती, डाकनी और अटारी। तो दोस्तों इसका 40 का राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों में तत्सम शब्द जो होते हैं तो सीधे संस्कृत से लिए गए हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और दोस्तों विकृत हो गए हैं वो दोस्तों तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो जो संस्कृत के शब्द हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं दोस्तों। तो डाकनी शब्द एक तत्सम शब्द है, जबकि अटारी का तत्सम होता है दोस्तों अट्टालिका। इसको आप याद रखें। निम्नलिखित कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। दोस्तों बताना संयुक्त व्यंजन कौन। छा, त्रा, ज्ञा और सा। दोस्तों बताना कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो सा षटकोण वाला ये दोस्तों संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता, जबकि छा, त्रा और ज्ञा ये दोस्तों तीनों संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। छा का जो दोस्तों निर्माण होता है वो होता है का और सा षटकोण से। त्रा का जो निर्माण होता है दोस्तों वो होता है ता और रा से। और दोस्तों जो ज्ञा का जो निर्माण होता है संयुक्त व्यंजन है जा और इया से। इस तरह दोस्तों ये इसको वर्णमाला किसे कहते हैं। शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो दोस्तों वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। इसको आप याद रखें। वर्णमाला कैसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अब वर्णों का व्यवस्थित समूह दोस्तों पहले स्वर रखे जाते हैं, इस पर फिर व्यंजन रखे जाते हैं। सीता जी के नैन रामचंद्र के चकोर भय। इस पंक्ति में दोस्तों कौन सा रस है बताना है। करुण, शांत, भक्ति या श्रृंगार रस। तो दोस्तों बताना दोस्तों आप रसों की संख्या दोस्तों स्थायी भाव 9 होते हैं और रसों की संख्या भी दोस्तों 9 होती हैं। और रस के अंग जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं 4, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो दोस्तों में सीता जी के नैन रामचंद्र के चकोर भय, इसमें दोस्तों श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस दोस्तों वहाँ होता है जहाँ पर जो है दोस्तों रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयुक्त होता है। तो दोस्तों वहाँ पे दोस्तों श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार के 2 भेद हैं दोस्तों श्रृंगार रस के, एक संयुक्त श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। बच्चे बूढ़े किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं। सार्थक निरर्थक शब्द युग्म, विलोम शब्द युग्म, पर्याय शब्द युग्म और निरर्थक शब्द युग्म। तो दोस्तों बताना बच्चे बूढ़े किस शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों बच्चे और बूढ़े तो दोस्तों ये एक दूसरे के विपरीत हैं ये, इसलिए दोस्तों ये जो है विलोम शब्द के अंतर्गत आएंगे। विलोम का अर्थ होता है दोस्तों उल्टा या विपरीत। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों इसमें दोस्तों सर्वनाम बताना है कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों इसमें आप शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक दोस्तों सर्वनाम वहाँ होता है जहाँ कोई प्रश्न किया जाता है। और निश्चयवाचक में दोस्तों जहाँ पे कोई किसी वस्तु की निश्चितता का बोध होता है तो निश्चयवाचक। और संबंधवाचक सर्वनाम वहाँ होता है दोस्तों जहाँ एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से बताया जाता है, वहाँ दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम। दोस्तों सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं, इनको भी आप अच्छी तरह से याद रखें। सर्वनाम के दोस्तों 6 भेद होते हैं। वो दोस्तों इसमें होता है पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है दोस्तों निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक,
पांचवा प्रश्नवाचक और छठवां दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों इसमें निजवाचक सर्वनाम था, इसलिए इसका राइट आंसर सी है। तो दोस्तों ये थी आज की प्रश्नोत्तरी सामान्य हिंदी की। और दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी हमें आशा है आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सामान्य हिंदी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और दोस्तों ये आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट का स्कोरिंग नंबर्स का काम करता है। इसलिए दोस्तों इन प्रश्नों को आप हल करें, डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाएं और आप अच्छे से अच्छा स्कोर करें। दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका दिन शुभ हो और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।